क्या बोलते हैं हिंदी क्लास से बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन होने वाला है हर बार की तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें 3 5 6 से जितने स्टार लगाना चाहते हैं उतना कम है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो जीवन परिचय को तैयार करना है और अभी तक नहीं किया तो जाकर के वीडियो वॉच कर सकते हैं। और आज हम इन्हीं का ही चैप्टर करने वाले। तो गद्यांश खंड से, गद्यांश भाग से आज इनका चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब देखिए, वो कहते हैं ना कि बात भाई इंटरेस्ट की होती है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा वही चीज आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये कहानी ऐसी कि जितनी आप इसको पढ़ेंगे ना आगे, उतना बहुत ही इंटरेस्टेड लगने लगेगी। ठीक है, तो कहानी हमारी इसमें चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है ममता। ममता चैप्टर का नाम है। तो ममता को पूरा आज हम करने वाले। देखिए, जितने भी हमारे देखिए मोस्टली क्या होता है बेसिकली कि जो गद्यांश भाग होता है ना, तो गद्यांश भाग की व्याख्या करना बहुत ही सरल होती है, मेरा मानना है। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी का ऐसा चैप्टर है मित्र क्या बोलते हैं ममता, कि थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है। मतलब उसमें कुछ ऐसे शब्द है जो हमें समझ में नहीं आते। मतलब उन्होंने पद्यात्मक भाषा को उन्होंने यूज किया है, मतलब काव्य पदात्मक लैंग्वेज को उन्होंने यूज किया है। तो कुछ वर्ड्स में काव्य शैली के भी हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये चैप्टर समझना। और बाकी जो अदर चैप्टर है वो तो सीधे सीधे हिंदी है, बस उसको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो क्या बोलते हैं गद्यांश में क्या होता है कि बस कहानी को समझना है और पूरा अपने तरीके से बना के लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका 6 नंबर कितना 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश आधारित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो गद्यांश आधारित प्रश्न हमारे 6 नंबर के पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न होते हैं। तो 4 नंबर और 2 क्वेश्चन हमारा पूरा फिक्स होता है। 2 नंबर का हमारे क्या होता है? संदर्भ। अब संदर्भ आपको कब पता होगा? संदर्भ में क्या होता है कि 1 नंबर हमारा होता है लेखक का। 1 नंबर हमारे किसका होता है कि इस गद्यांश के लेखक कौन है, और एक होता है कि चैप्टर कौन सा है। मतलब अगर आप चैप्टर का नेम सही लिखते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आप लेखक का नाम सही लिखते हो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसमें कोई वो नहीं कि आप बना बनाए कुछ भी लिख सकते, नहीं। और संदर्भ आपको कब पता चलेगा? जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े हुए होंगे। और चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम ममता चैप्टर का निपटारा करने वाले। और इंटरेस्टिंग चैप्टर, जितना आप उसमें आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी जिज्ञासा होगी आगे पढ़ने की कि आगे इस चैप्टर में आगे क्या होने वाला है। क्लियर? तो चलिए फिर आज हम जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए, सबसे पहले कुछ जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी भाई है कौन। क्लियर? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी हमारे क्या है? एक भाई कवि हैं, गद्यांश बोल सकते, लेखक है। इनको कवि नहीं बोलेंगे, इनको लेखक बोलेंगे। ये बात याद रखिएगा। जो गद्यांश में होते हैं ना वो हमारे लेखक उनको कहा जाता है, और जो पद्यांश के राइटर उनको क्या बोलते हैं? कवि कहा जाता है। क्लियर? होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखो इनका जन्म कब हुआ। तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं और ये हमारा सेकंड चैप्टर है। क्लियर? तो जन्म देखिए क्या होता है कि जीवन परिचय लिखने के लिए आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होता है। तो संक्षिप्त परिचय कहाँ से लिखेंगे? जब आपको पता होगा। तो संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना होता है? जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका काशी है। पिता देवी प्रसाद है। मृत्यु सन 1983 में। छायावाद युग के लेखक। तो मेन पॉइंट क्या है कि ये छायावाद युग के लेखक है। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ सकता है कि छायावाद युग के लेखक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। तो ये कुछ शॉर्ट इनकी बातें थी। बाकी जो पूरा लॉन्ग है तो वो हम इनके जीवन परिचय में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर है हमारे बेटा ममता। क्या है? ममता। तो ममता से आपको क्या पता चलता है कि जो ममता होती है, जो माँ की ममता होती है वो क्या होती है? तो इसमें जो स्त्री है ना, इसमें एक स्त्री का नाम ममता है। किसमें? इसमें एक स्त्री का नाम ममता, जो कि विधवा है। स्त्री है एक और इसमें स्त्री विधवा है। तो उसी के ऊपर पूरी कहानी है। क्लियर? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी भाई एक ऐसे कवि थे हमारे। ये जो हमारी कहानी है ना, ये जो हमारी कहानी है उसमें ऐतिहासिक चीजों को लिया गया है। मतलब ये जो पूरी कहानी है इसमें ऐतिहासिक कैरेक्टर को लिया गया है। जो हमारे ऐतिहासिक कैरेक्टर से मुगल हो गए, मुगल साम्राज्य के जो क्या बोलते राजा थे, हुमायूं, शेर शाह, ये सब हमारे इतिहास के राजा है। तो इसमें जो कैरेक्टर को लिया गया है इन्होंने, इसमें 3-4 कैरेक्टर मेनली है। एक तो हो गया हमारी ममता है, और ममता के पिता चूड़ामणि जो कि रोहतास दुर्ग के क्या थे? मंत्री थे। और तीसरा हो जाएगा शेर शाह सूरी, और चौथे हो जाएंगे मुगल साम्राज्य का
राजा हुमायूं। तो 4 कैरेक्टर है, तो ये पूरे हमारे ऐतिहासिक के लिए गए। तो इनकी जो नाटक कविता होती है वो इतिहास रिलेटेड होती है। मतलब हालांकि पूरी जो कविता वो इतिहास से रिलेटेड नहीं लिखते, बस जो कविता लिखते हैं ना, वो जो कहानी लिखते हैं उसमें इतिहास के पात्रों को लिया जाता है। यार तो कुछ ऐसे ही ममता में लिया कि उन्होंने ममता के माध्यम से क्या हमको बताना चाहते हैं। तो इसमें जो भी कैरेक्टर है ना, कहानी है, मतलब रियलिटी नहीं कि आप सोचे कि जो मैं यहाँ पर कहानी आपको बताऊंगी वो एक रियल आधारित है, मतलब इतिहास में ऐसा हुआ है। नहीं, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, बस इतिहास के जो कैरेक्टर है, जो पात्र है हमारे यहाँ पर, वो रियलिटी में इतिहास के ही है। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे जो घटना है वो घटना से काल्पनिक है। मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने खुद से बनाया, उन्होंने खुद से लिखा है अनुभव करके। ये इतिहास से कुछ लेना देना नहीं। अगर आप सोचे कि ये इतिहास के बारे में बताएगा तो इतिहास से कुछ लेना देना नहीं, बस इतिहास को थोड़ा समझ करके, इतिहास से कुछ पात्रों को लेकर के जयशंकर प्रसाद जी हम कुछ समझाना चाहते हैं। क्लियर। तो ये दिमाग में रखिएगा। बहुत से मैंने देखा ऐसे कि बहुत टीचर बोलते हैं, देखिए टीचर सभी बहुत ही अच्छे, लेकिन मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि इतिहास से रिलेटेड, इतिहास में ऐसा हुआ है। तो इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। ये जिस कहानी में आप सुनेंगे वो इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, बस इतिहास के जो पात्र है वो इसमें लिए गए हैं। इतिहास के व्यक्तियों को यहाँ पर लिया गया है और अपने तरफ से जयशंकर प्रसाद जी ने कहानी को बनाया है, और जिससे कि कुछ हमको सीख मिलेगी। तो सीख क्या मिलेगी? दो सीख मिलने वाली है इसमें। तो चैप्टर के अंत में हम बताएंगे आपको किसमें हमें क्या सीख मिले। क्लियर। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते। ध्यान रखिएगा, ममता एक युवती और वो कैसी है? विधवा है। ममता कैसी? बाल विधवा है। अब बाल विधवा क्या होता है? किसी स्त्री का मतलब होता था पहले के टाइम में कि छोटे में ही विवाह करवा दिया जाता था। लेकिन तो वही है कि उनका छोटे में विवाह हुआ तो उनका पति खत्म हो गया, मतलब पति की डेथ हो गई थी, तो वो बाल विधवा थी। तो ममता कैसी थी? बाल विधवा थी। तो चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आराम से सुनिएगा। लिखा है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता कैसी है? विधवा है। ममता कैसी है? विधवा है। तो रोहतास क्या है? रोहतास एक प्लेस का नाम है। ये कहानी बेटा कहाँ की है? ये कहानी उन्होंने कहाँ से ली है? बिहार के साइड की। कहाँ से? बिहार से रिलेटेड लिया गया है कि बिहार में जब युद्ध हो रहा था, तो आगे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में मतलब कहाँ कैसे युद्ध हो रहा था। लेकिन मोस्टली ये जो प्लेस है, जो किला है, वो कहाँ का है? बिहार का है। बिहार में रोहतास दुर्ग के, दुर्ग मतलब क्या होता है? किला। प्रकोष्ठ मतलब होता है कक्ष। प्रकोष्ठ मतलब क्या होता है? कक्ष। युवती ममता। स्वर्ण मतलब क्या होता है? स्वर्ण नदी। अब ये सोन नदी है ना, ये कहाँ है? स्वर्ण नदी मध्य प्रदेश से निकलती का, जो स्वर्ण नदी वो मध्य प्रदेश से निकलती हुई बिहार के गंगा में आकर मिल जाती है। तो कहाँ की बात की गई है? बिहार। मतलब स्वर्ण नदी बिहार में स्थित है, स्वर्ण नदी बिहार के पास स्थित है, और वहीं पर रोहतास दुर्ग भी है। तो यह किला कहाँ की बात की गई है? बिहार के साइड की बात की गई है। तो वही बोलते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी कि रोहतास दुर्ग मतलब क्या होता है कि रोहतास किले के कक्ष में एक युवती बैठी हुई जिसका नाम क्या है? ममता। और वह स्वर्ण नदी के तीक्ष्ण प्रभाव को देख, मतलब स्वर्ण नदी के वे तेज प्रभाव को देख रही है। और ममता कैसी है? विधवा है। समझ में आई बात? अब आगे क्या लिखा है? उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि उसका यौवन, अर्थात ममता का यौवन मतलब क्या होता है? जवानी। यौवन मतलब क्या होता है? उसकी जवानी। अब यहाँ पर उसकी जवानी की बात की गई है। एटलीस्ट मान सकते हैं कि 20 से 25 तक की एज मान सकते हैं ना, 25 तक की एज मान सकते हैं। क्लियर। तो ममता का जो यौवन है, ममता की जो जवानी है, वो स्वर्ण नदी के समान ही उमड़ रहा था। मतलब जिस प्रकार जो एक नदी हो, जिस प्रकार स्वर्ण नदी अपने तेज उफान के कारण उमड़ रही थी, ठीक उसी प्रकार से ममता का जो यौवन है वो भी पूर्ण मतलब बोल सकते हैं कि युवा अवस्था में था। कि जिस प्रकार स्वर्ण नदी अपने तेज बहाव के कारण उफान में थी, ठीक उसी प्रकार से ममता का यौवन भी मतलब पूरी क्या बोलते युवा अवस्था में था। मन में वेदना, मन में क्या थी? विरह वेदना। विरह वेदना क्यों थी? क्योंकि उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो पति को लेकर के मन में विरह वेदना थी, मन में दुख था। मस्तक में आंधी, और उनके मन में विचारों की आंधी चल रही थी। उनके मन में बहुत से विचारों की आंधी चल रही थी, और आंखों में आंसुओं की बरसात थी, अर्थात वह रो रही थी। वह सुख के कंटक शयन में, सकन मतलब क्या होता है? सैया मतलब सेज बोल सकते हैं। कंटक मतलब क्या होता है? कांटे। और वह सुख के कंटक में भी क्या थी? विकुल थी। मतलब उनके पास चारों तरफ तो सुख संपत्ति थी, उनके पास किसी चीज की भी कमी नहीं थी। उनके पास ऐसा नहीं था कि उनके पास किसी चीज की भी कमी हो, वो जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो व्याकुल थी। क्यों? क्योंकि उनके पास सब चीज तो था, लेकिन उनके पति उनके पास नहीं थे। और
मान के चलिए तो एक स्त्री के जीवन में यही सबसे बड़ी चीज होती है। जो एक विवाहित स्त्री होती है, भले उसके पास कुछ भी ना, लेकिन उसका पति उसके साथ, तो उसके पास सब कुछ है। और क्या बोलते हैं, ममता के पास सब कुछ था, हर चीज से, सुख साधन संपत्ति, सब चीज, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन सिर्फ उनके पति नहीं थे, इसलिए वे बहुत व्याकुल थी। तो कैसे थी कि जिस प्रकार एक कांटों पे, क्या जिस प्रकार कांटों की सैया मतलब कांटों की सेज पे लेटा हुआ व्यक्ति व्याकुल होता है, उसको नींद नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार से चारों तरफ से संपत्ति होने के बाद भी ममता व्याकुल थी। क्यों? क्योंकि उनके पति नहीं थे। तो ठीक उनको इस बताया गया कि उनका जो सुख था, उनको जो सुख था वो सुख कांटों की सैया के समान लग रहा था। मतलब उनको अपना जो सुख था वो कांटों की सेज के समान लग रहा था। सिंपल। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती दुहिता थी। दुहिता मतलब क्या होता है? पुत्री। दुहिता मतलब पुत्री, मतलब उनकी बिटिया। अब रोहतास दुर्गपति मतलब क्या होता है? रोहतास किले का नाम है, और दुर्गपति क्या होता है? राजा, मतलब रोहतास का राजा। दुर्ग मतलब किला होता है, पति मतलब यहाँ से राजा से लिया गया है। तो वह रोहतास क्या वह रोहतास के राजा के मंत्री, रोहतास का जो राजा था वहां के मंत्री चूड़ामणि की, पिताजी का नाम क्या है? ममता की चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव। अभाव मतलब क्या होता है? कमी। फिर उसके लिए किसी चीज की भी कमी होना बहुत ही असंभव था। आज हमने देखा भाई, छोटे मोटे प्रधान बन जाते, उनका जलवा नहीं संभलता है, और फिर ये तो क्या बोलते हैं, मंत्री की बिटिया थी, तो इनको किस चीज की कमी होनी? तो यही बोला गया है कि उनके लिए किसी चीज की कमी होना ये असंभव था, अर्थात उनके पास हर चीज उपलब्ध थी, बस सिवाय वही नहीं थे। क्लियर? परंतु वह विधवा थी। हर चीज की कमी मतलब पूरी हो सकती थी, लेकिन किसी कमी पूर्ण नहीं हो सकती थी कि वो विधवा थी। क्लियर? और हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत है। क्या बोलते हैं? निराश्रय मतलब क्या होता है? जिसका आश्रय न हो, जो आश्रयहीन हो, जिसे कोई सहारा नहीं दे सकता है। तो भाई बोला कि हिंदू समाज में जो विधवा स्त्री होती है वह एक निराश्रय प्राणी होती है, अर्थात उसको कोई सहारा नहीं दे सकता है। और फिर उसका दुख का भाई अंत ही कहाँ था? जब वो विधवा है, और विधवा की जो क्या बोलते हैं, विधवा की जो हिंदू धर्म में स्थिति होती है, बहुत ही तुच्छ प्राणी माना जाता है उसको। और फिर विधवा थी, ऊपर से बाल विधवा थी, तो उनके पास हर सुख संपत्ति थी, लेकिन वो विधवा थी, इसलिए उनका विडंबना बोल सकते, उनका दुख का अंत कहाँ है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अब आगे क्या होता है कि भाई चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रभाव में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह भेषज थी। चूड़ामणि कौन थे? मंत्री और ममता के पिताजी। चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में, मतलब अब चूड़ामणि उनके पिता थे, तो वो दिन रात देखते रहते थे कि जो इनकी पुत्री हैं, जो इनकी दुहिता, इनकी जो बिटिया, वो दिन रात मतलब दुखी रहती हैं। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि चूड़ामणि ने चुपचाप से अपनी बेटी अर्थात ममता के कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन वह शोण नदी के प्रभाव को देख रही थी। जो ममता थी वो चुपचाप से बैठी, वो शोण नदी के प्रभाव को देख रही थी, लेकिन उन्हें इतना भी पता नहीं चला कि उनके पिताजी कब कक्ष में आए और कब वापस चले गए। मतलब ये था कि वो शोण नदी के तीक्ष्ण प्रभाव में अपने आप को मिला रही थी। क्या? शोण नदी के तीक्ष्ण प्रभाव में, तेज बहाव में अपने आप को मिला रही थी, अर्थात इतने गंभीर उसमें डूबी, इतने गंभीर दुख में डूबी हुई थी कि उनको किसी का आना, अर्थात उनके पिताजी का आना और जाना उन्हें पता ही नहीं चलता। मतलब देख सकते हैं कि जब आप किसी गंभीर चीज को सोचते बहुत ही दुखी होते हैं, तो कोई भी आए कोई भी जाए आपको पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से ममता इतनी दुख में थी कि वो शोण नदी के तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही थी, और कब उनके पिताजी उनके कक्ष में आए और कब चले गए उनको पता ही नहीं चला। क्लियर? अब पिता का आना न जान सके। अब आगे क्या लिखा है कि चूड़ामणि व्यथित हो उठे, मतलब चूड़ामणि व्याकुल हो उठे। भाई कहाँ हो गया? भाई क्या हो गया? अब क्या हुआ कि जो चूड़ामणि है वो व्याकुल हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करेंगे? स्थिर ना कर सकते थे और लौटकर बाहर चले गए। अब जो स्नेह पालिता मतलब क्या होता है? स्नेह से पाली हुई पुत्री। आपने पता होगा भाई, हर एक पिता अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे से पालता है। वो उसको मतलब हर एक सुख देना चाहता है, लेकिन जब उसका हस्बैंड नहीं है तो मतलब वो क्या ही कर सकता है। तो बहुत ही वो व्याकुल हो जाते हैं अपनी पुत्री के दुख को देख करके, पता नहीं कैसे रहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए बहुत ही मन में दुख, मतलब बहुत ही चिंता को लेकर के वहां से वो बाहर चले जाते हैं। क्लियर? अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि आज मंत्री के मन में ऐसा प्राय होता है, आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंतिता थी। मतलब वो तो ठीक था कि पहले वो सब ठीक था, लेकिन आज मंत्री के मन में बहुत ही दुख था। दुश्चिंतिता मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ा दुख बोल सकते हैं, बहुत ही भारी दुख था।
पैर सीधे ना पड़ते थे और इतना बड़ा दुख था उनको अपनी पुत्री को लेकर के कि उनके जो पैर है ना वो जमीन पर सीधे नहीं पड़ रहे थे। वो चल रहे थे तो उनके पैर डगमगा रहे थे। क्या वो चल रहे थे तो उनके पैर डगमगा रहे थे। एक पैर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। एक पैर बीतता है, पहले तो वो गए ममता के पास, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला कि कौन पिताजी आए, कब चले गए। तो उसे देख करके जो चूड़ामणि बहुत ही व्याकुल होते, इसलिए वो थोड़ा रुकते हैं और उसके बाद फिर से एक पैर बीत जाने के पास, मतलब एक पैर बोल सकते हैं कि सुबह का पैर दोपहर का पैर, तो मान के चलिए सुबह का पैर बीत गया है, अब वो दोपहर के पैर में जा रहे हैं। तो एक पैर बीत जाने के बाद फिर से ममता के पास गए। उस समय उनके पीछे, अब वो अकेले नहीं गए थे, उस समय उनके पीछे 10 सेवक भी थे जो थालियों को लिए हुए थे, किसकी, जो चांदी की थालियों को लिए हुए थे। क्या बोलते हैं कि एक पैर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुनते ममता ने भाई घूमकर देखा। अब पद शब्द क्या होता है कि जब बहुत से मनुष्य आ रहे होते तो खड़बड़ खड़बड़ होता है ना, कि पैरों की आवाज होती है। तो पद शब्द मतलब यही होता है कि खड़बड़ खड़बड़ बोल सकते हैं, जो पैरों की आवाज आती है। तो जैसे ही ममता को लगा कि भाई बहुत सारे मनुष्य उसके कक्ष में प्रवेश किए, तो उसने भाई घूम कर देखा, उसने पीछे पलट कर देखा कि देखो तो सही भाई कौन आया है। क्लियर। तो आगे क्या बोलते हैं कि मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया और कहा कि अनुचर थाल रखकर चले गए। क्या हुआ कि जो ममता जब घूम कर पीछे देखा, उसके बाद जो मंत्री थे उन्होंने सब थालों को रखने का संकेत दिया कि आप थालों को यहाँ रख दीजिए। और अनुचर मतलब क्या होता है, जो सेवक थे उनके, तो जो सेवक थे वो थाल को रख करके चले गए। अब कक्ष में सिर्फ ममता और कौन है, उनके पिता चूड़ामणि है। तो सेवक थालों को लेकर आए थे। वो थाल किसके थे, चांदी के थाल थे। और देखिए क्या होता था पहले के टाइम में, जो थाल होता था उसमें जो कुछ भी लेके आते थे उपहार वगैरह, उसमें एक ऊपर कपड़ा ढका रहता था। आपने देखा होगा, अभी आप पूजा वूजा करने जाते होंगे तो ऊपर थाली में कपड़ा ढक के, मतलब ढक के जाते होंगे, तो वही था कि जो थाली थी ना, उसमें थाली तो चांदी की थी लेकिन उस पर आवरण ढका हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ममता ने पूछा, क्या अब ममता भाई प्रश्न पूछती अपने पिताजी से। ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी, क्या ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी, तेरे लिए बेटी उपहार है। दोबारा सुनिए क्या हुआ। जब सेवक चले गए, जब ममता ने थाल को देखा तो वो क्या बोलती है कि ये क्या है पिताजी। तो चूड़ामणि क्या बोलते हैं कि ये तेरे लिए उपहार है बेटी। यह कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। क्या कहकर कि तेरे लिए उपहार है बेटी, ये कह करके वो थालियों में जो आवरण ढका, जो कपड़े ढके हुए थे, रुमाल बोल सकते हैं, उसका आवरण हटा दिया। ठीक है। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। क्या हुआ कि स्वर्ण का पीलापन, अर्थात उस चांदी की थालियों में क्या था, सोना ही सोना भरा हुआ था। तो उस स्वर्ण का, उस सोने का जो पीलापन उस सुनहरी संध्या में, उस सुनहरी संध्या मतलब क्या हो जाएगा कि अब धीरे धीरे समय बीतता गया तो शाम हो गई थी। तो वो जब चांद, क्या बोलते हैं, चांदी के थालों में देखती है कि सोना, तो जब वो सोने का पीलापन देखती है ना, तो ऐसा लगता है जब वो आवरण हटता है तो जो सोने का पीलापन है उस सुनहरी संध्या में भाई प्रकाशित होने लगा था। सोने का पीलापन, सोने की जो चमक, उस संध्या रात, मतलब धुंधली धुंधली रात होती है, जब संध्या होती है तो थोड़ा थोड़ा पीलापन, जब हमारा सूरज डूबता है तो हल्का हल्का पीलापन सा होता है। तो वही बोला गया है कि सोने का पीला, अर्थात सोने की जो चमक है वो संध्या की रात्र में प्रकाशित होने लगी। ममता चौंक उठी। फिर इतना स्वर्ण यह कहां से आया पिताजी, हे पिताजी इतना सोना कहां से आया। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। क्या प्रश्न करती है कि इतना सोना पिताजी ये कहां से आया। तब बड़े क्रोधित होकर चूड़ामणि बोलते हैं कि चुप रहो ममता, शोर मत करो कोई सुन लेगा। तो वो क्या बोलती है कि चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। फिर क्या बोलती है कि तो क्या आपने मिलेच्छ का, क्या तो क्या आपने मिलेच्छ का उत्तर को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर जो क्या बोलते हैं ममता है, वो अपने पिताजी से प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है कि तो क्या पिताजी आपने मिलेच्छ का, क्या आपने, मिलेच्छ मतलब क्या होता है, एक दुष्ट व्यक्ति बोल सकते हैं, मतलब जो विदेशी होते हैं। क्या, जो विदेशी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा समझिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो एक सूर्यवंश होता है, मतलब शेरशाह, सूर्यवंश मतलब क्या हो जाएगा, शेरशाह। जो रोहतास थे वो मतलब अपने देश के थे, इंडिया के थे, लेकिन जो शेरसूरी था वो कहा था भाई अदर कंट्री, मतलब उनको पठान बोला जाता है। तो जो शेरशाह सूरी था वो रोहतास दुर्ग पर अपना कब्जा करना चाहता था। तो वो यही प्रश्न करती है कि क्या आपने उनका रिश्वत स्वीकार कर लिया है।
द्वारा समझिए कि जो शेर शाह सूरी है वो विदेशी था और वो रोहतास पर अपना कब्जा करना चाहता आक्रमण करके। तो वही वो बोल रही है कि क्या पिताजी मिले, मतलब जो विदेशी दुष्ट लोग होते हैं, तो क्या पिताजी आपने उत्कोच मतलब क्या होता है रिश्वत, उत्कोच मतलब क्या होता है रिश्वत। तो बोलते हैं कि क्या पिताजी आपने उन विदेशियों का रिश्वत स्वीकार कर लिया। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। हे पिताजी यह धन नहीं है, यह अनर्थ है। क्या बोलती है कि हे पिताजी यह धन नहीं है, अर्थ मतलब क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। कि हे पिताजी यह अर्थ नहीं, यह अनर्थ है, यह धन नहीं है, लौटा दीजिए पिताजी, इसको लौटा दीजिए। हम लोग क्या है, ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। क्या बोलती हैं कि हे पिताजी आपने उन विदेशियों की रिश्वत को स्वीकार कर लिया, ये अर्थ नहीं है, मतलब धन नहीं है पिताजी, ये अनर्थ, इसको लौटा दीजिए पिताजी, इसको लौटा दीजिए, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। क्लियर। अब आगे क्या बात होती है कि इस पतोन्मुख प्राचीन शांत वश का अनंत समीप है। अब यहाँ पर चूड़ामणि ममता को समझाते हैं। पतोन्मुख बोल सकते हैं कि रोहतास दुर्ग का जो रोहतास दुर्ग है, रोहतास किला है, उस पर संकट की स्थिति आ गई है ना, मतलब वो पतन की ओर, मतलब उसका हास होने वाला, रोहतास जो किला है उसका विनाश होने वाला है। क्लियर। प्राचीन सामंत वंश, और जो पूरा प्राचीन सामंत वंश है उसका जो अंत है वो बहुत ही निकट है, मतलब इस रोहतास दुर्ग का जो अंत है, जो रोहतास किला है पूरा, इसका अंत बेटी बहुत ही समीप है। बेटी किसी भी दिन शेरशाह, क्या बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहितवास पर अधिकार कर सकता है, और बेटी किसी भी दिन जो शेरशाह है वो आक्रमण करके इस पूरे रोहतास किले पर अपना कब्जा कर सकता है। उस दिन बेटा मंत्रित्व होना है, उस दिन मेरा मंत्री पद भी नहीं रहेगा। तब के लिए बेटी क्या बोलती है कि हे बेटी, जो हमारा पूरा रोहतास है वो संकट में, और किसी भी दिन जो शेरशाह है वो आकर के आक्रमण करके पूरा रोहतास अपने कब्जे में कर लेगा, और उस टाइम मेरा मंत्रित्व नहीं रहेगा, मैं मंत्री के पद से हटा दिया जाऊंगा। तो बेटी यह सोना तब के लिए काम आएगा। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। हे पिताजी, ममता क्या बोलती हैं कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता परमेश्वर के खिलाफ इतना बड़ा साहस। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। क्या बोलती हैं कि हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, और परम पिता परमेश्वर के खिलाफ, परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। क्या पिताजी हमें कोई भीख नहीं मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूख पृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, इसको फेर दीजिए, मैं कांप रही हूँ। तो क्या बोलती हैं ममता कि हे पिताजी, क्या इस भूपृष्ठ में, क्या इस पूरी भूपृष्ठ में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज दे सके हमें खाने के लिए। क्या बोलती हैं कि हे पिताजी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो हम ब्राह्मणों को खाने के 2 मुट्ठी अनाज दे सके। असंभव है पिताजी, फेर दीजिए, इसको फेर दीजिए, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक मेरी आंखों में चमक रही है, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। हे पिताजी आप इसको लौटा दीजिए। क्लियर। देखिए बेटा अच्छे से समझिए, इसको बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब आगे क्या लिखता है कि अब जयशंकर प्रसाद जी बोलते, जब वो बोलती है कि हे पिताजी इसे लौटा दीजिए, मैं कांप रही हूँ, इसकी जो चमक है मेरी आंखों को भाई अंधा बना रही है, लौटा दीजिए पिताजी इसको। तो चूड़ामणि कहते हैं मूर्ख है तू ममता। क्या बोलती है कि मूर्ख है तू ममता, इतना कहकर चूड़ामणि वहां से चले जाते हैं। अब क्या होता है कि दूसरे दिन वहां पर वार्तालाप इनके खत्म हो जाते हैं, चूड़ामणि गुस्सा होकर चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब डोलियों का ताता मतलब क्या होता है, कातर। ताता मतलब कातर आप बोल सकते हैं, लाइन से बोल सकते हैं, मतलब आपने डोलियां देखी होंगी पिछले के टाइम, अगर आपने मूवी वगैरह देखी हो तो जो पहले के सहनसा वगैरह होते थे तो बहुत सारी डोलियों में मतलब आगे चलते थे, जैसे एक डोली पीछे, एक डोली, तीसरी डोली, मतलब डोलियों की लाइन नहीं बोल सकते, मतलब डोलियों की लाइन है। तो वो क्या देखते हैं दूसरे दिन कि जब डोलियों का ताता भीतर आ रहा था, कहा रोहतास किले के अंदर प्रवेश कर रहा था, तब ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का जो हृदय था वो धक धक करने लगा। मतलब डोलियों को देख करके, डोलियों की लाइनों को देख करके उनको पता नहीं था कि इस डोलियों में है कौन, कि इस डोलियों में है कौन। तो उनका जो हृदय था वो धक धक करने लगा, क्योंकि उनको शंका थी ऐसी कि शेरशाह सूरी आने वाला उस पर आक्रमण कर देगा, लेकिन पता नहीं था कि कब आएगा। तो उनका जो हृदय था वो धक धक कांपने लगा था। मतलब बोल सकते हैं कि 1 मिनट में 72 बार
धड़कता है ना, तो यहाँ पर 100+ बार धड़क रहा था, ठीक है। तो वो उनका हृदय कांपने लगा था और वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना था। अब मंत्री था तो देख रहे तो उसको ही करनी पड़ती थी। तो क्या होता है कि भाई वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और वह वहां गया। रोहतास दुर्ग के तोरण मतलब होता है किले का मेन दरवाजा। किले का जो एक बड़ा दरवाजा होता है ना, बाहर का जो मेन गेट होता है, उसको तोरण बोलते हैं, क्लियर। तो वह बाहर गया और तो मतलब मेन दरवाजे पर खड़ा होकर कहा कि डोलियों का आवरण हटाओ। मतलब उसने बोला कि डोलियों का जो आवरण था वो देखना चाहता था कि उसमें कौन है, क्लियर। अब आई क्या होगी, पठानों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है। अब पहले के सेंसर थे भाई, पठान कौन था, शेरशाह सूरी की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर शेरशाह सूरी के सैनिक थे और साथ में शेरशाह सूरी भी था। तो ध्यान से कहानी को समझिए कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तब पठानों ने कहा, क्या पठानों ने कहा कि यह तो महिलाओं का अपमान करना है। आप लोग भाई डोलियों से पर्दा हटवा रहे हैं, उसमें महिलाएं हैं, है ना, तो आप लोग इसका पर्दा हटवाओगे तो महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। अब भाई पहले के टाइम में क्या होता था कि छोटे छोटे से बात नहीं बहुत बड़ी बात हो जाती, सब लोग तलवार अलवार खींच देते थे और मारे पीट स्टार्ट हो जाती थी। तो यही हुआ, उन्होंने आवरण खोलने को कहा। तो उन्होंने कहा, पठानों ने, शेरशाह सूरी के जो सैनिक थे वो पठान बोलेंगे उनको, उन्होंने कहा कि तो महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी उनको सब छली शेरशाह के हाथ पकड़ गए। लेकिन ममता निकल पड़ी। क्या हुआ कि बात बढ़ गई, तलवारें खिंच गई और जो चूड़ामणि था वो वही मारा गया, जो मंत्री चूड़ामणि था वो वही मारा गया, क्लियर। और जो राजा रानी थी और जो वहां पर राजा रानी थी किले में, कोष मतलब हो जाएगा सारा जो जेवरात धन दौलत जो भी थी वो सभी छली शेरशाह के कारण क्या हुआ, छली शेरशाह के हाथ पकड़े गए। लेकिन ममता निकल गई। सभी तो पकड़े गए, चूड़ामणि मारा गया, लेकिन ममता नहीं पकड़ पाई, ममता वहां से निकल गई, क्लियर। अब आगे क्या लिखा है कि डोली में भरे हुए पठान, डोली में भरे हुए पठान सैनिक। अब डोली में वो क्या भरे हुए थे, पठान सैनिकों को भरे हुए थे। जो शेरशाह सूरी था वो रोहतास दुर्ग पर अपना कब्जा करना चाहता था, तो डोलियों में कोई महिलाएं नहीं थी। डोलियों में कौन थे, उसके सैनिक थे, पठानों के सैनिक थे। डोलियों में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता निकल गई। सब लोग तो पकड़ गई लेकिन ममता नहीं पकड़ पाई, ममता वहां से भागकर निकल गई, क्लियर। और क्या लिखा है भाई, डोलियों में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए और जितने भी भाई सैनिक थे उस डोलियों में भरे हुए थे वो सारे पूरे दुर्ग में फैल मतलब पूरे किला में फैल गए। लेकिन ममता उसके हाथ नहीं लगी, ममता वहां से अपनी जान को बचाकर भाग गई। तो ये हमारे यहाँ पर खत्म होता। अब देखिए इसमें पूरे में क्या होता है कि इसमें ना 3 पड़ाव, मतलब यहाँ पर हमारा पहला पड़ाव खत्म होता है। पहले आपको इसमें क्या बताया कि जो ममता थी वो बाल विधवा थी और इसकी एज मतलब 25 से 30 वर्ष की थी। अब वहां से जो आक्रमण कर लेते हैं, चूड़ामणि मारा जाता है और शेरशाह सूरी पूरे दुर्ग भर में देखता है कोई बचत नहीं, लेकिन ममता वहां से निकल जाती है। क्या, ममता वहां से निकल जाती है। अब यहाँ से दूसरा पड़ाव स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो ममता है ना वो भाग करके जंगलों में चली जाती है। कहाँ भाग करके वो जंगलों में चली जाती है, वहां पर झोपड़ियों में रहती है। तो कहाँ रहती है, यहाँ से दूसरा पॉइंट अब चालू है, तो ध्यान से समझिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो ममता की स्थिति है, ममता की जो एज का वर्णन किया गया, यहाँ पर ममता की एज मान सकते हैं 30 से 50-60 वर्ष को इतना मान सकते हैं, ठीक है, 50-60 में मान सकते हैं। यहाँ से दूसरा पैराग्राफ हमारा चालू होता है। तो क्या लिखा है, काशी के उत्तर में, कहा, काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मोर और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। काशी के उत्तर में धर्मचक्र मतलब होता है कि जो हमारे बौद्ध धर्म थे, मतलब जो गौतम बुद्ध थे, है ना, तो धर्मचक्र मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा चक्र, मतलब चक्र किसका, धर्म शिक्षा रूपी चक्र, किसका, जो धर्म था वो क्या था, शिक्षा रूपी चक्र था, ठीक है। और बिहार मौर्य मतलब क्या हो जाएगा, बिहार मतलब होता है आश्रम, क्या आश्रम, किसका आश्रम, मौर्य और गुप्त सम्राटों का। तो बिहार मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पर जो बिहार लिखा है स्पेलिंग देखिए बच्चे से, बिहार वो स्टेट अलग होता है, यहाँ पर जो बिहार उसका मतलब क्या हो जाएगा, मौर्य गुप्त जो थे मतलब गौतम बुद्ध थे उनका आश्रम। और धर्म चक्र मतलब क्या हो जाएगा, शिक्षा रूपी चक्र बोल सकते, धर्म का शिक्षा रूपी चक्र। तो वहां पर गुप्त सम्राटों और मौर्यों की कीर्ति का खंडर था। खंडर मतलब क्या होता है, एक ऐसा किला जहां पर बहुत ही वर्षों से कोई न रहा और वो टूट फूट कर खंडर सा बन गया। आपने देखा कि कुछ ऐसे मकान होते जो टूट टूट जाते हैं, उसमें कोई रहता नहीं है, उसको खंडर बोलते हैं। तो भाई बोला यहाँ पर कि काशी के उत्तर में, क्या, काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों का एक खंडर था। भग्न चूड़ा मतलब हो जाएगा, चूड़ा मतलब होता है चोटी। अब देखा वो जो बड़े बड़े किले होते हैं उनकी चोटियां होती हैं ऊपर, देखा हुआ आपने, तो वो टूटी हुई चोटियां, तृण मतलब होता है तिनके, घास फूस,
गुल्म मतलब क्या हो जाएगा, गुच्छे से ढके हुए प्राचीन मतलब क्या हो जाएगा कि जो चोटी थी वो टूटी हुई थी, जो किले की चोटी थी वो टूटी हुई थी, और दीवारों पर वहां की जो किले की दीवारें थी वहां पर क्या था, तिनकों और घासों से मतलब जो दीवारें थी वो 4 दिन पूरी ढकी हुई थी। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भयभीत शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने आप को शीतल कर रही थी। ग्रीष्म मतलब क्या होता है, चांदनी रात जो होती है, मतलब गर्मियों में जो रात होती है तो वहां की जो चांदनी होती है बहुत ही अच्छी निकलती है, ठीक है। तो वही बोला गया। आप देखिए, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भयभीत, भारतीय लिखा है, भारतीय शिल्प की विभूति। शिल्प मतलब क्या होता है, जो शिल्पकार होते हैं, जो जब मकान वगैरह बनता है तो जो अपनी बनावट वहां पे जो अपनी कारीगी वगैरह करते, तो वहीं यहाँ बोला गया है कि जब वो अपने टाइम पे खंडर था, मतलब जब वो अपने टाइम पे जो महल था तो वहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई गई थी, बहुत अच्छा डिजाइन किया गया था। अब वो खंडर बन गया है तो वही जो डिजाइन है, वही जो मतलब शिल्पकार की जो विभूति है वो गर्मियों की चांदनी में, क्या गर्मियों की चांदनी में अपने आप को शीतल अर्थात ठंडक प्रदान कर रही थी। कि अपने टाइम में तो भाई वो महल अच्छा होगा, तो बहुत ही अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं के महल है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब कारीगरी वगैरह होती है। तो वही जो था पूरा मतलब शिल्पकारों की जो कारीगरी थी, उसमें जो भी कारीगरी की गई थी वह सब खंडर के रूप में बन गई थी, और वह सब चंद्रिका मतलब चांदनी रात में अपने आप को ठंडक प्रदान कर रही, मतलब अपने आप को शीतलता प्रदान कर रही थी।